गुड इवनिंग सर, माई सेफ शैलेंद्र कुमार पाल फ्रॉम कन्नौज उत्तर प्रदेश। हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त कब होता है। नील्स बोर के अनुसार जब कोई परमाणु अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। कोई भी परमाणु अपनी स्थायी कक्षा में जब घूम रहा होता है उसकी ऊर्जा नियत रहती है और उसकी ऊर्जा को हम E n टू माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, जहां पर n कक्षा की संख्या होती है या मुख्य क्वांटम संख्या है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कब प्राप्त होता है? नील्स बोर के अनुसार जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिले और वो ऊर्जा जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये हमारा नाभिक हुआ, ये हमारा हुआ n बराबर 1 2 3, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 और 3। हाइड्रोजन सदृश परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहली मूल अवस्था में ही रहता है। अब जब इसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन अपने से ऊंची कक्षा में जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, जिसे हम परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अपने से ऊंची कक्षा में जाके इलेक्ट्रॉन 10 पे घात माइनस 8 सेकेंड, लगभग 10 पे घात माइनस 8 सेकेंड तक ठहरता है और उसके बाद में वापस अपनी मूल कक्षा में आने लगता है। और जब मूल कक्षा में वापस आता है तो आते हुए इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। और अब उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी करते हैं कि रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि पहली कक्षा की ऊर्जा अगर E1 मान लिया हमने और दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 मान ली, तीसरे कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 मान ली, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमने E3 मान ली है। यहां पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 मान ली हमने। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है उसकी ऊर्जा उससे उच्च वाले कक्षा की ऊर्जा की अपेक्षा सदैव कम होती है। मैं लिख सकता हूं कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। जितना दूर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का जो मान होता है वो हुआ करता है E3 माइनस E2। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर E3 से E1 में आ रहा है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान E3 माइनस E1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा के उत्सर्जन में जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमें कितनी श्रेणियां मिलती हैं, किस प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं, ये हमें पता हो गया कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है। तो देखते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने परमाणु की कक्षाओं का आरेख खींचा हुआ है। ये हमने दिखाई हुई है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। किसी भी परमाणु में अनुमानित कक्षाओं की संख्या हमेशा अनंत होती है। जब हम हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमें इसमें मुख्यतः 5 नहीं तो 6 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हम 5 मुख्य श्रेणियों की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। सबसे पहली जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंची कक्षा से, किसी भी उच्च कक्षा से लौट करके पहली कक्षा में आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से लौट करके पहली कक्षा में आता है, तब जो प्राप्त श्रेणी होती है वो लाइमन श्रेणी कही जाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 3 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 4 से n बराबर 1 में आए, n बराबर 5 से n बराबर 1 में आए, अनंत से बात कर रहा हूं मैं, अनंत से भी अगर चल के आता है तो हमें इस प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होंगी। अगर कोई पहली कक्षा में आता है किसी भी उच्च कक्षा से तो ये लाइमन श्रेणी कही जाती है। इस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं और लाइमन श्रेणी हमें हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। हमेशा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य के लिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल से निकला सूत्र 1/λ r इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। यहां से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, कैसे बनते हैं सारी चीजें बता रहे हैं हम आपको। तो ये जो r होता है ना, r है रिडबर्ग नियतांक। जो r होता है वो रिडबर्ग नियतांक है। r जो है वो रिडबर्ग नियतांक है। जिसकी वैल्यू 1.097 गुणे 10 की घात 7 पर मीटर होती है।